फर्स्ट क्वेश्चन है, द शांदुर पास कनेक्ट्स चित्राल विद गिलगित। शांदुर पास कनेक्ट करता है किसको? चित्राल को गिलगित से। ए इज द राइट ऑप्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो पेपर वगैरह में आते रहते हैं पीपीएससी के एग्जाम में, जैसे कि खैबर पास है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है। उसी तरह खुंजराब पास है जो पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है। अब मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से मिलती है, पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान है। ये चीजें बार बार बताऊंगा ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएं, एक दफा से पढ़ने से कभी भी नहीं आएंगी। पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान है। और एक पास जो इन दोनों को कनेक्ट करता है आपस में, उसे खैबर पास कहते हैं। खैबर पास पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। और एक खुंजराब पास है जो पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है। पाकिस्तान को चाइना से खुंजराब पास, अफगानिस्तान से खैबर पास, और चित्राल को गिलगित से मिलाता है, ये शांदुर पास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराकरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। कराकरम हाईवे जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, ये कब कंप्लीट हुई थी? 1979 में। सी ऑप्शन आता है। अब इसकी चूंकि डिटेल काफी ज्यादा है, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। 3 से 4 कैटेगरीज डिफरेंट करके उसने इससे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। देखें, एक हाईवे है जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में है, जिसमें जो सामान वगैरह है वो लोड करके एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचाया जाता है। ये बेसिकली हसन अब्दाल से शुरू होता है पाकिस्तान में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था पीपीएससी में कि पाकिस्तान से कराकरम हाईवे स्टार्ट कहाँ से होता है। हसन अब्दाल से स्टार्ट होता है, फिर केपीके में, केपीके से होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान में जाता है। गिलगित बल्तिस्तान से आगे चाइना में एंटर होता है। चाइना का सूबा है सिंजियांग यूगर्स। सर काइंडली ये बता दें ये मॉडल पेपर कौन सा है। ये 2020 में हुआ था, पीएमएस का। ये देखें, प्रोवेंशियल मैनेजमेंट सर्विस पेपर 2020 में, पीएमएस का। जी। और जब चाइना में एंटर होता है, इसे सिंजियांग यूगर्स जो कि चाइना का एक प्रोवेंस है, वहां पे जाके ये एंड होता है। सिंजियांग यूगर्स, ये भी आया हुआ था पीपीएससी में कि कब कहाँ पे जाके ये एंड होता है, खत्म होता है सिंजियांग यूगर्स में। और स्टार्ट कहाँ से होता है? हसन अब्दाल से होता है। अच्छा, कराकरम हाईवे बनना स्टार्ट कब हुआ था? 1959 में कराकरम हाईवे बनना स्टार्ट हुआ था। 1959 में स्टार्ट हुआ, 1979 में जाके कंप्लीट हुआ। फिर उन्होंने कहा कि पेपर में आया होता ये है कितने किलोमीटर। अगले पेपर में माइल पूछे हुए थे, कितने माइल है ये। इसका डिस्टेंस 1300 किलोमीटर है, 1300 किलोमीटर है। और जो कि 810 माइल बनते हैं, 810 माइल्स हैं। और ओपन फॉर पब्लिक कब हुआ था? 1986 में। 1986 में ओपन फॉर पब्लिक हुआ था कि पब्लिक अब इस पे ट्रांसपोर्ट कर सकती है, जा सकती है। 1986 में। एक दफा दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, मैच कर लीजिएगा। कराकरम हाईवे जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, 1979 में कंप्लीट हुआ था, सी ऑप्शन है। स्टार्ट 1959 में हुआ था, 1300 किलोमीटर है, 810 मील बनते हैं। हसन अब्दाल से स्टार्ट होता है, फिर केपीके में, केपीके से गिलगित बल्तिस्तान, फिर चाइना का सूबा है सिंजियांग यूगर्स, वहां पे जाके ये एंड होता है। और ये ओपन फॉर पब्लिक हुआ था 1986 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज इन कोट मिठन। मिठन कोट में है। ख्वाजा फरीद का, ख्वाजा गुलाम फरीद का जो मिजार है वो कोट मिठन में है। ए ऑप्शन आता है।
अब इसी तरह फरीदुद्दीन गन शकर का पूछता है, वो कहाँ पे है? वो पाकपतन में है। फरीदुद्दीन गन शकर का मिजार मकबरा कहाँ पे है? पाकपतन में है। बुल्ले शाह का कहाँ पे है? कसूर में है। इसी तरह निजामुद्दीन औलिया का पेपर में पूछा जाता है, निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में है। अब दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, ख्वाजा गुलाम फरीद का कोट मिठन जो ये ऑप्शन है, फरीदुद्दीन गन शकर का पाकपतन में है, बुल्ले शाह का कसूर में, निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में। नेक्स्ट है, नागा पर्वत इज हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज, ए ऑप्शन आता है। नागा पर्वत जो कि दुनिया की नाइन्थ हाईएस्ट पीक है, 9वें नंबर पर आता है। ये लिख लें, ये पूछा जाता है पेपर में। 9th नंबर पे आता है। और ये है किस रेंज में? ये हिमालय रेंज में है। देखें, ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हिमालय, कराकरम, हिंदू कश, सुलेमान, ये चार रेंजेस हैं। हिमालय रेंज है, कराकरम रेंज है, हिंदू कश रेंज है, सलमान रेंज है। उसमें जो है फिर पहाड़ हो जाते हैं, माउंटेन हो जाते हैं उन रेंजेस में। जैसे हिमालय में नांगा पर्वत भी आता है। इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी, वो भी इसी में आती है। दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन पीक है, जिसकी हाइट जो है 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है, जो कि 29,032 फीट बनते हैं। 29,032 फीट बनते हैं। और माउंट एवरेस्ट किस पहाड़ी में है, किस पहाड़ी रेंज में है? हिमालय में है। नागा पर्वत भी हिमालय में, माउंट एवरेस्ट भी हिमालय में। इसके अलावा जो बी ऑप्शन है, कराकरम, इसमें माउंटेन है केटू। केटू जो कि पाकिस्तान में है और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। केटू को गुडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। केटू की जो हाइट है 8,000 8,611। इसके बाद हिंदू कश रेंज है, सी ऑप्शन। हिंदू कश में कौन सी माउंटेन पीक है? तिरचमीर है। तिरचमीर इज सिचुएटेड इन हिंदू कश माउंटेन रेंज। ये जो आपको लिखवा रहा हूँ, ये पीपीएससी में आ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रेंजेस दे देता है, इस रेंज में कौन सा माउंटेन है पूछ लेता है। तो तिरचमीर जो है वो हिंदू कश रेंज में है। और सुलेमान रेंज में तख्त सुलेमान एक माउंटेन पीक है, जो कि सुलेमान रेंज में है। हिमालय में दो हैं, नागा पर्वत और माउंट एवरेस्ट। कराकरम में केटू, हिंदू कश में तिरचमीर, और सलमान रेंज में तख्त सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिवर काबुल ज्वाइन इंडस रिवर नियर अटक। रिवर काबुल जो है वो अटक को ज्वाइन करता है, रिवर इंडस को कहाँ पे? अटक के करीब करता है। सी ऑप्शन आता है। अब रिवर काबुल पे पूछता है कौन सा डैम है? वासक डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर काबुल, जो कि 1960 में 1960 में कंप्लीट हुआ था। वासक डैम काबुल रिवर पर है। कहाँ पे है काबुल रिवर? केपीके में है। वासक डैम पूछे तो कहाँ पे है? केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में। रिवर काबुल भी और वासक डैम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। बी ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। अब पहले तो आपको ये आना चाहिए कि इकोनॉमिक काउंसिल क्या चीज है। इकोनॉमिक काउंसिल इक्तसादी राबता कमेटी को कहते हैं। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बेसिकली ये है। नेशनल, इसका वर्ड जो है वो नहीं लिखा हुआ, वो ऐड कर लें। चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मींस इक्तसादी राबता कमेटी। ये पाकिस्तान में एक इदारा बनाया गया था 1965 में, अयूब खान ने बनाया था, क्योंकि 1965 में अयूब खान की गवर्नमेंट थी।
इस इदारे का मकसद इस स्टेट की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को देखना है, जियो इकोनॉमिक मामलात को देखना है, और पॉलिटिकली और इकोनॉमी और फाइनेंशियल मैटर्स को डील करना इस इदारे का काम है, जिसे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कहते हैं। उसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब? पंजाब का पहला मुस्लिम गवर्नर कौन था? इफ सर अब्दुल रब निश्तर था। सर अब्दुल रब निश्तर वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। इसी तरह पहला पंजाब का पूछा है तो फिर सिंध का भी पूछेगा, केपीके का पूछेगा, बलूचिस्तान का पूछेगा, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसी तरह सिंध का काफी पेपर्स में ये भी पूछा हुआ है, कौन था? हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध। केपीके का मोहम्मद खुर्शीद था। मोहम्मद खुर्शीद केपीके का। बलूचिस्तान का पहला गवर्नर रियाज हुसैन था। रियाज हुसैन, बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 7 मार्च 1949 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे करारदाद मकासद कहते हैं, 7 मार्च 1949 को ये पेश हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 7 मार्च 1949 को। और उसके बाद एक और आता है, पास कब हुई थी? ये तो प्रेजेंटेड का पूछ रहा है। प्रेजेंटेड 7 मार्च को हुई थी, और पास जो है वो 12 मार्च को हुई थी। 12 मार्च 1949 को पास हुई या फिर अडॉप्ट हुई। तो पेश होना और चीज होती है, पास या अडॉप्ट होना और चीज होती है। लोग जो है मोस्टली 12 मार्च ही लिख कर आ जाते हैं। प्रेजेंटेड पूछे तो 7 मार्च को पेश हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और फिर उसे पास किया गया था 12 मार्च 1949 को, या फिर अडॉप्ट किया गया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉल पार्लियामेंट क्या चीज है, नेशनल असेंबली, सेनेट और फिर प्रेसिडेंट के साइन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब पेश होती है कोई भी करारदाद, फिर उसे 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है पास होने के लिए। अगर मेजोरिटी मिली तो वो पास हो जाएगी, नहीं मिली तो पास नहीं होगी। तो पास जो हुई थी वो 12 मार्च 1949 को हुई थी। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या चीज है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद कहते हैं। ये लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो लेकर आए थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। 1935 का जो एक्ट था उसे अडॉप्ट किया था पाकिस्तान और इंडिया ने, दोनों ने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ पहला स्टेप था, जिसने कुछ पॉइंट दिए थे कि हम इस तरीके से जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ये चीजें होनी चाहिए। उसमें क्या था कि रियासत अपने मुंतखब किए हुए लोगों की वजह से चलेगी। उसमें ये पॉइंट था। जिस तरह जमहूरियत है, आज़ादी, मसावत, बुर्दबारी, समाजी इंसाफ को राग़िब किया जाएगा, ये था उसमें पॉइंट। उसमें यह भी था कि मुसलमान जो हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकेंगे। उसमें यह भी था कि अक़लियतों को उनकी मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। उसमें यह भी था कि बुनियादी हकूक हर शहरी का हक है, और उन्हें उनके बुनियादी हकूक दिए जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटर्न के लिहाज से भी और इंटरव्यू में भी। मुझसे 2 दफ़ा ये चेयरमैन ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, इसकी थोड़ी मुझे डिटेल बताएं। तो जब तक आप थोड़ा डीपली नहीं पढ़ते तब तक आपका रिटर्न और इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। ये चीज़ें आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। The only vice president of Pakistan was Nurul Amin. Nurul Amin
पाकिस्तान का पहला वाइस प्रेसिडेंट था, और पहला और आखिरी ही था। एक ही वाइस प्रेसिडेंट आया है, नूरुल अमीन, 1971 से लेकर 1973 तक। 2 साल के लिए आया, सिर्फ एक ही था। और फिर ये भी पूछना है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो भी एक ही बना है, एक ही दफा, और वो परवेज इलाही बना था 2013 में। ये फिर ओहदा ही खत्म कर दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक एक ही है। 10 है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। सेनेटर की जो एज होती है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो 30 ईयर्स होती है। 30 ईयर्स, बी ऑप्शन। और फिर पूछता है, नेशनल असेंबली का जो मेंबर होता है उसकी मिनिमम एज कितनी होती है। उसकी मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर्स है। जो नेशनल असेंबली का मेंबर होता है उसकी मिनिमम एज 25 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज कितनी होती है? 25 ईयर्स। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी नेशनल असेंबली का ही मेंबर होता है, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 ईयर्स, नेशनल असेंबली के लिए भी 25 ईयर्स, सेनेटर के लिए 30 ईयर्स। और प्रेसिडेंट के लिए कितनी एज होती है? प्रेसिडेंट के लिए 45 ईयर्स, 45 साल प्रेसिडेंट के लिए। और फिर दो क्वेश्चन और राइज होते हैं कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो कितनी मैक्सिमम एज तक जाके रिटायर होता है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस 62 ईयर्स में जाके रिटायर होता है, 62 साल की उम्र में। और जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो 65 ईयर्स में जाके रिटायर होता है, 65 साल की उम्र में। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इज 5 ईयर्स। टर्म कितनी होती है? जो इलेक्शन कमिश्नर आता है, जो हेड होता है, जो इलेक्शन करवाता है, उसका एक चेयरमैन होता है, उसकी मैक्सिमम कितना टेन्योर के लिए आता है? 5 ईयर्स के लिए आता है। सिकंदर सुल्तान राजा आजकल चेयरमैन हैं इलेक्शन कमिश्नर के, इलेक्शन कमीशन के। और ये जो इलेक्शन कमीशन है ये होता कब बनाया गया था? 23 मार्च 1956 को, जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उस वक्त ये इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है ये बनाया गया था ताकि इलेक्शन जो है वो फेयर तरीके से कराए जा सके। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। On the advice of Prime Minister and Chief Minister, President and Governor are bound to dissolve the assemblies within 48 hours. प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट और गवर्नर बाउंड हो जाते हैं कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें। कितने अरसे में? 48 घंटे के अंदर अंदर। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अगर ये ऑर्डर दे दें प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि असेंबली डिसॉल्व करनी है, तो 48 घंटों में असेंबली खत्म हो जाएगी, नए इलेक्शन होंगे फिर। The only Muslim woman who attended the round table conference was Begum Jahan Ara Shah Nawaz। ओनली वुमन थी जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। 2 दफा किया था इसने, 1930 में, 1931 में। ये सिर्फ वाहिद वुमन थी जिनका नाम बेगम जहां आरा शाह नवाज था, डी ऑप्शन। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी? ये भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में काफी दफा पूछा हुआ है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये लंदन में 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1930 में, 1931 में, 1932 में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी सरबराही की थी रामसे मैकडोनल्ड ने, जो कि उस वक्त यूके का प्राइम मिनिस्टर था। उस वक्त चूंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ये चाहते थे कि जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें थोड़ी रिफॉर्म्स की जा सके, उसमें थोड़ी बेहतरी लाई जा सके। तो उन्होंने फिर मुस्लिम लीग को भी इनवाइट किया और कांग्रेस को भी इनवाइट किया। मुस्लिम लीग ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाके अटेंड की थी, इनके लीडर्स लंदन में गए थे। लेकिन जो कांग्रेस है उसने सिर्फ 1931 वाली जो सेकंड
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, सिर्फ वो अटेंड की थी, बाकी दो अटेंड नहीं की। तो इसका कोई सॉल्यूशन, हल नहीं निकल पाया था, ये सक्सेसफुल साबित नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस थी नहीं वहां पे। 14 है, ब्रिटिश sold द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। बरतानिया ने कश्मीर को बेचा था किसको? गुलाब सिंह डोगरा को, जो कि एक सिख था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत इन्होंने 7.5 मिलियन में बेच दिया था इसको, कश्मीर को। फिर जो गुलाब सिंह था सिख, इसने फिर आगे रंजीत सिंह को बेचा था। रंजीत सिंह ने फिर आगे हरी सिंह ने बेचा, हरी सिंह को बेचा था। और हरी सिंह ने फिर इंडिया को दे दिया था। तो ये स्टोरी थी। गुलाब सिंह ने यहाँ से ले लिया ब्रिटिशर से, गुलाब सिंह ने आगे बेचा था रंजीत सिंह को, रंजीत सिंह ने आगे बेचा हरी सिंह को, और हरी सिंह ने बेच दिया था फिर इंडिया को। अब्दुल सलाम, फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट of Pakistan, got his PhD degree from which university? डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि पहले नोबेल प्राइज विनर थे पाकिस्तान के, जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई थी, किस यूनिवर्सिटी से की? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जो कि यूके में है। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे जाके इन्होंने अपनी कैम्ब्रिज की डिग्री जो है, अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की थी। अच्छा, अब कल मैंने आपको बताया था नोबेल प्राइज से रिलेटेड, थोड़ा जल्दी में दोबारा से उसको रिवाइज करा देता हूँ। नोबेल प्राइज क्योंकि इसे मिला था, इस वजह से टॉपिक तो आ गया। नोबेल प्राइज इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा प्राइज है, जिसे अल्फ्रेड नोबल ने स्टार्ट कराया था, कि 5 कैटेगरीज उसने बना दी कि इन 5 कैटेगरीज में अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो इंटरनेशनल लेवल पे उसका, उसके काम को सराहने के लिए हम उसे नोबेल प्राइज देंगे। तो नोबेल प्राइज 1901 से स्टार्ट हुआ था, अल्फ्रेड नोबल ने स्टार्ट कराया। अल्फ्रेड नोबल स्वीडन से बिलोंग करता था, और इसने डायनामाइट भी इजाद किया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था। इसने 5 कैटेगरीज बनाई। पीस था, लिटरेचर था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मेडिसिन था। पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, इन 5 कैटेगरीज ने उसने सोचा कि मैं जो है नोबेल प्राइज दिए जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। और ये नोबेल प्राइज दिसंबर में दिए जाते हैं। और फिर पूछता है, पहला कौन मुस्लिम था जिसको ये नोबेल प्राइज मिला था? 1978 में मिला था अनवर सादात को, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूछता है, कौन सा बंदा था जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर था, जिसे 1913 में मिला था। और ये जो अब्दुल सलाम हैं, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1979 में। नेक्स्ट 16 है, हब्बा खातून इज अ फेमस पोएटिस ऑफ विच लैंग्वेज? हब्बा खातून फेमस पोएटिस थी कश्मीरी लैंग्वेज की, जिसे नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहते थे। बहुत ही खूबसूरत आवाज थी इनकी। उस वक्त कश्मीर के एम्परर थे जिनका नाम यूसुफ था, उनकी ये बीवी थी। और ये बहुत ही अच्छी शायरा थी कश्मीरी लैंग्वेज की। डी ऑप्शन आएगा। रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वाज बैंकर। सी ऑप्शन आएगा। मशहूर उर्दू राइटर जिनका नाम मुश्ताक अहमद यूसुफी है, वो बाय प्रोफेशन क्या थे? बैंकर थे। सी ऑप्शन आएगा। प्रोफेशन उनका बैंक से रिलेटेड था। लोवारी पास, क्वेश्चन नंबर 18 है, लोवारी पास कनेक्ट्स दीर विद चित्राल। दीर को चित्राल से कनेक्ट करता है, मिलाता है लोवारी पास। इसी तरह हमने थोड़ी देर पहले शांदुर पास पढ़ा, जो कि चित्राल को गिलगित से मिलाता है। फिर खैबर पास मैंने आपको बताया, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है। खुंजराब पास पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
Dr. Ruth Poufo, the Mother Teresa of Pakistan, campaigned against which disease? डॉक्टर रुथ पफाओ, जिसे मदर टेरेसा भी कहते हैं पाकिस्तान की, उन्होंने किस बीमारी के खिलाफ जो है कंपेन की थी, लड़ा था? उस वक्त लेप्रोसी जो है ये कुढ़ गर्म की बीमारी थी, जो कि जल्द की बीमारी थी और काफी ज्यादा इलाकों में फैल चुकी थी। इसके खिलाफ उन्होंने बहुत ज्यादा मुहिम की। बेसिकली ये सिविल एक्टिविस्ट थी, जो कि सोशल वर्कर थी बहुत बड़ी। 1961 में ये जर्मनी से आई थी पाकिस्तान में, और यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती रही। इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, और 2017 में इनकी डेथ हुई थी कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द डेकेड 2021 टू 2030। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 से लेकर 2030 तक इस डेकेड को, डेकेड कहते हैं 10 साल का ड्यूरेशन, इसको क्या उन्होंने करार दिया है? द डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मींस माहौलियाती जो निज़ाम है इसको बेहतर करना है, इसको इम्प्रूव करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो ओजोन लेयर है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुफीद है। अगर ये डैमेज हो गई तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे ज़िंदगी का वजूद ख़त्म हो सकता है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसके लिए बहुत ज़्यादा इकदाम उठा रही है। इस वजह से उसने इस डेकेड को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का नाम दिया है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ जीपीएस प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपीय यूनियन। पाकिस्तान का सबसे बेनिफिटेड सेक्टर कौन सा है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी प्रोड्यूस करता है या फिर ड्यूटी फ्री फ्री एक्सेस देता है? वो टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स जो है ये पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जीडीपी प्रोड्यूस करती है। ये फॉरेन कंट्रीज में पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, इसके थ्रू बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है पाकिस्तान में। तो ये बेनिफिटेड सेक्टर है पाकिस्तान का। 22 है, द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायदे आजम बाय सरोजनी नायडू। ये जो टाइटल था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कायदे आजम को किसने दिया था? सरोजनी नायडू ने दिया था। ये वुमन थी। इन्हें बुलबुल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और ये पॉलिटिशियन थी। अब लखनऊ पैक्ट पहले हम जानते हैं कि लखनऊ पैक्ट क्या था। लखनऊ पैक्ट में 1916 में हुआ था। 1916 में लखनऊ के मकाम पर, जहां पे पहली दफा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों जमातें एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए थे 1916 में लखनऊ के मकाम पर। और ये सब कुछ कराने में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का बहुत ज्यादा रोल था, क्योंकि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी हिस्सा थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी हिस्सा थे। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कायद आजम ने 1913 में ज्वाइन किया हुआ था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 से ही ज्वाइन किया हुआ था। तो दोनों जमातों का हिस्सा थे, दोनों जमातों को इकट्ठा कर लेकर आए लखनऊ में। तो इस वजह से सरोजिनी नायडू ने ये टाइटल दिया था कायद आजम को कि वो अम्बेसडर हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने में इनका अहम किरदार है। और लखनऊ के मकाम पर इकट्ठे हुए थे पहली दफा हिंदुओं ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुसलमानों की ये जो शर्त थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की, पहली दफा एक्सेप्ट कर ली थी हिंदुओं ने, कांग्रेस ने, जो कि बहुत बड़ी पाकिस्तान मुसलमानों के लिए उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने आपको बताया था कि जुदागाना इंतखाबात, जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है मुसलमान हुकूमत करें, जहाँ पे हिंदुओं की मेजॉरिटी है वो रूल करें। नेक्स्ट 23 है, द कायद आजम रिजाइन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द अकाउंट ऑफ रॉलेट एक्ट। कायद आजम ने रिजाइन कर दिया था किससे?
मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस वक्त उनकी नेशनल असेंबली जिस तरह हमारी है, उसी तरह का ही एक इदारा था जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ये असेंबली थी ब्रिटिशर्स की, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी। उसका कायदे आजम भी हिस्सा थे। जब रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, तो रॉलेट एक्ट जो था वो डिप्रेस्ड क्लासेस के जो हकूक थे उनको शैकल कर रहा था, उनको तबाह कर रहा था। अब डिप्रेस्ड क्लासेस में मुसलमान भी आ रहे थे, सिख भी आ रहे थे, और भी जमातें थी। तो कायदे आजम ने सोचा कि ये तो बहुत गलत एक्ट है, ये नुकसानदेह एक्ट है। इस वजह से कायदे आजम मोहम्मद जनाह ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया था। वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है जो कि एडम स्मिथ ने लिखी थी। वेल्थ ऑफ नेशन बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड है कि कौम की जो वेल्थ होती है, दौलत होती है, पैसा होती है, वो सबसे मेन चीज और सबसे स्ट्रांग चीज वही होती है। चाहे वो इंसान हो या कोई कंट्री हो, अगर उसके पास पैसा है, उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, तो दुनिया में बहुत ज्यादा उसकी बात मानी जाएगी। एडम स्मिथ जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिस्ट था, उसने ये बुक लिखी थी, फेमस बुक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय फ्रांस। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टैचू था, और जिसकी बुलंदी बहुत ज्यादा है। और ये 1886 में फ्रांस ने दिया था यूएसए को एज ए गिफ्ट के तौर पे। 1886 में दिया। वाटरगेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू स्पाइंग। सी ऑप्शन। वाटरगेट स्कैंडल जो था वो किससे रिलेटेड था? स्पाइंग से रिलेटेड, जासूसी से रिलेटेड। जासूसी क्या थी, अब इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। देखें, 1972 में अमेरिका का प्रेसिडेंट था रिचर्ड निक्सन। 1972 में ये वाटरगेट स्कैंडल आया था। उस वक्त प्रेसिडेंट था यूएसए का रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन जो था, इस पे ये इल्जाम लगाया गया था कि ये जासूस है और ये अपनी खुफिया मालूमात यहाँ से चुरा कर अदर कंट्रीज में दे रहा है। ये बहुत बड़ा इल्जाम था। इस पे काफी ज्यादा तहकीकात होना शुरू हो गई, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ। तो इसने आखिरकार तंग आते हुए 1972 में ही रिजाइन कर दिया था अपने प्रेसिडेंशियल सिस्टम से ही। इसने बहुत बार कहता रहा कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि ये बिल्कुल भी जासूस नहीं था, लेकिन उसने रिजाइन कर दिया था। इसे वाटरगेट स्कैंडल कहते हैं, जो कि जासूसी रिलेटेड था। रिचर्ड निक्सन पे इल्जाम हुआ था 1972 में। 27 है, आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन रिलेट्स टू हेल्थ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए थे यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और उसका जो आर्टिकल 3 था वो किससे रिलेटेड था? वो हेल्थ से रिलेटेड था, सेहत से रिलेटेड था। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ वर्सल्स सेटल्ड पीस इन यूरोप। ट्रीटी ऑफ वर्सल्स हुआ था जिसने पीस क्रिएट कर दिया कहाँ पे? यूरोप में। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है थोड़ा। देखें, 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी। 1918 में जाके वो एंड हुई थी। 1914 में स्टार्ट हुई, 1918 में जाके एंड हुई थी। अब 18 में जब एंड हुई तो तुर्की चूंकि हार चुका था, और जो जिस साइड पे यूके था वो साइड जीत गई थी। फ्रांस भी उसी साइड पे था। तो वो लोग जो चाहते थे कि तुर्की पे कब्जा हो जाए, इस वजह से बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स और फ्रांस के लोग वहां पे स्टैब्लिश भी हुए थे। बाद में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उन्हें भगाया था। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सल्स हुआ था, ये बेसिकली ये था कि अब जो जंग है 1918 में, उसको रोका जा सके। वैसे एग्रीमेंट साइन 1919 में हुआ था और इफेक्टिव 1920 में जाके हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्सल जो था, कि थोड़ी बहुत जो आपस में रंजिशें रह गई हैं
ये ये एग्रीमेंट करा के उसको खत्म किया गया था, जो ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के नाम से। इसने यूरोप में जो है पीस क्रिएट कर दिया था, क्योंकि अब जो यूरोप की कंट्रीज थी वो आपस में उनकी नफरतें ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो गई, इस पीस की वजह से, इस ट्रीटी की वजह से। 1919 में 1919 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, और 1920 में जाके ये इफेक्टिव हुआ था। 29 है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF क्रिएटेड आफ्टर ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। डी ऑप्शन आता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको बताया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे एक इदारा है जो कि मनी प्रोवाइड करता है, फाइनेंसिंग करता है, पैसा देता है किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज को जिसको ज़रूरत हो, ताकि वो अपने स्ट्रक्चर को, अपने सिस्टम को, अपने मामलात को ठीक कर सके, बेहतर कर सके। 1945 में ये इदारा बना था, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो क्रिस्टियाना जॉर्जिया हैं, जो कि बल्गारिया से ताल्लुक़ रखती हैं। इसमें टोटल 190 मेंबर कंट्रीज हैं, और ये जो IMF है ये ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत ही बना था। डी ऑप्शन आता है। 30 है, चाइना हैव क्लेम्ड ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चाइना ने चाइना ये क्लेम करता है कि जो इंडिया की स्टेट है अरुणाचल प्रदेश वो हमारी है। और इंडिया ये कहता है कि जो चाइना का एक सूबा है अक्साई चैन, अक्साई चिन जो है, इंडिया कहता है ये मेरा है, क्योंकि इंडिया और चाइना की बाउंड्री भी आपस में साथ साथ है। चाइना कहता है ये अरुणाचल प्रदेश मेरा है, और इंडिया कहता है मेरा है इंडिया के पास ये स्टेट। और जो अक्साई चिन है ये चाइना के पास है, इंडिया कहता है ये मेरा है, इंडिया क्लेम करता है उसको। द पोलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट वाज फॉर। शैडो कैबिनेट एक पॉलिटिकल टर्म है, किसके लिए थी, इसका क्या मतलब होता है? अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक इन द अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन देखें, एक तो